उत्तराखंड में अल्टीमेटम के बाद उधर अधर में लटके हैं सुधार कार्य। सीएम धामी ने दिए थे सड़क सुधारीकरण निर्माण के निर्देश। सीएम धामी ने कहा कि बारिश और खराब मौसम की वजह से रुका काम जल्द ही पूरा किए जाएंगे सड़क निर्माण के काम। प्रशांत आर्य को मिली खेल युवा कल्याण विभाग के निदेशक की जिम्मेदारी। उनके लिए राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की तैयारी सबसे बड़ी चुनौती। प्रशांत आर्य ने कहा कि कई सालों बाद उत्तराखंड को जिम्मेदारी मिली। आयोजन के लिए कई टीमों और कमेटी का भी गठन। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने बलिदानी पुलिस जवानों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस जवानों के लिए की गई घोषणाएं। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास है। पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 1 देशी तमंचा, 1 बंदूक और 4 जिंदा कारतूस बरामद। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज। हथियारों की सप्लाई की जांच पड़ताल जारी। लालकुआं से मुंबई के लिए सुपरफास्ट ट्रेन को सीएम धामी ने दिखाई वर्चुअली हरी झंडी। लालकुआं रेलवे स्टेशन में हुआ भव्य कार्यक्रम। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि बाहरी राज्यों में आएगा पर्यटक और प्रवासी उत्तराखंडियों को मिलेगा फायदा। पिटकुल के प्रबंध निदेशक ने सीएम धामी को 11 करोड़ की लाभांश धनराशि का चेक सौंपा। सीएम धामी ने कहा कि राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगम सहयोगी बने। आगामी 5 सालों में मांग के हिसाब से ऊर्जा उत्पादन। उत्तराखंड में बीजेपी ने पूरा किया सदस्यता अभियान का लक्ष्य। बीजेपी ने बनाए 20,17,000 सदस्य। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, महिलाओं नौजवानों ने बढ़ चढ़कर ली सदस्यता। 5 नवंबर को जारी होगी सक्रिय सदस्यों की सूची। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पेयजल योजना के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। 430.20 लाख की लागत से बन रही योजना। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि धामी सरकार संवेदनशीलता से कर रही काम। देहरादून की 15 वर्षीय छात्रा दिया चौधरी ने जीती साउथ अफ्रीका में लॉन्ग टेनिस प्रतियोगिता। उत्तराखंड से आईटीएफ खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। ग्रेट ब्रिटेन की अलीशा एंडुकुवे के खिलाफ जीती टूर्नामेंट। फूलभट्टा पुलिस ने नशे की खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 3 करोड़ की 1 किलो 58 ग्राम स्मैक बरामद। वाहनों की चेकिंग अभियान के चलते हुई गिरफ्तारी। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई जारी। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा। चलिए इस वक्त उत्तराखंड की खबरों पर नजर डाल रहे हैं। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अल्टीमेटम को काफी समय बीत गए हैं, लेकिन सड़कों के सुधार का काम अभी भी बाकी है। जहां मुख्यमंत्री धामी ने 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन देते हुए सड़कों के सुधारीकरण निर्माण के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि बारिश और खराब मौसम की वजह से जो दिक्कत आई थी, इस वजह से काम तेजी से पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। काम हो रहा है और जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है, क्योंकि बीच में मौसम भी चुनौती के रूप में रहा है। धीरे धीरे जब से बारिश कम हुई है, नमी कम हुई है, तो अब तेजी से काम हो रहा है। जल्दी पैच वर्क पूरा कर लिया जाएगा। अगली खबर देहरादून से, जहां की महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक और अपर सचिव प्रशांत आर्य को अब खेल युवा कल्याण विभाग के निदेशक की जिम्मेदारी मिली है। जी हां, जिसके बाद उनके लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। बता दें कि उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों की जा रही है और इस बात पर प्रशांत आर्य ने कहा कि कई सालों बाद काफी प्रयासों से उत्तराखंड को यह जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए हमने अलग अलग टीम और कमेटी का गठन किया है, जिसके साथ आउटसोर्स पर हमने सेवाएं ली हैं और फील्ड वर्क पर गति बढ़ाने की आवश्यकता है।
विभाग में चार्ज मुझे मिला है, मैंने ज्वाइन कर लिया है डायरेक्टर स्पोर्ट्स के पद पे। और जैसा आप जानते ही हैं, नेशनल गेम्स की तैयारियां पूर्ण हैं, डेट भी हमें मिल गई है। उसी के क्रम में जो गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें मैनेजमेंट है, ऑपरेशन है, फाइनलाइजेशन है, खेल संघों के साथ बैठकें हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और जो मानक पूरे करने होते हैं नेशनल गेम्स को कराने के लिए फील्ड के, वो भी सारी चीज़ें सब गतिमान है, कोई चीज़ रुकी भी नहीं है, अपनी लास्ट स्टेज में चीज़ें चल रही हैं। तो इस बहुत बड़ा इवेंट है, स्टेट का काफ़ी बड़ा इवेंट है, नेशनल इवेंट है, पूरा दुनिया का नज़र भी रहती है उसमें। उसको बेहतर से कराने के लिए हम लोगों का बना हुआ है प्लान बना है, ऐसा नहीं है। और उसी प्लान के तहत हम लोगों का एक्टिविटीज़ डेली मॉनिटरिंग है, अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट मॉनिटरिंग सुपरविजन कंटिन्यू चल रहा है। खबर राजधानी देहरादून से, जहां की पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार के साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के बलिदानी पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, इस साल उत्तराखंड के 4 पुलिस जवान बलिदान हुए हैं, जिसमें 2 जवान उत्तरकाशी और 2 जवान उधम सिंह नगर के हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी संबोधन में कहा कि उत्तराखंड पुलिस के जवान सभी क्षेत्रों में बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए धामी सरकार भी लगातार काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने बलिदानी पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित किया है। पुलिस जवानों के लिए मुख्यमंत्री धामी ने कई घोषणाएं भी की। आने वाले वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ की धनराशि आवासीय भावनाओं के निर्माण के लिए दी जाएगी और जिसके साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते 100 की वृद्धि की जाएगी। बता दें, निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक के 3500 रुपए की वर्दी भत्ता भी दिया जाएगा। इसके साथ ही 9000 फीट की ऊंचाई पर रुपए 300 प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा। डीजीपी अभिनव कुमार ने इन सभी घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया है। राज्य का गठन हुए भी लगभग 24 वर्ष हो गए हैं और इन 24 वर्षों में हमारे 70 से भी अधिक साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज पहली बार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने एक गैलरी के रूप में उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो आज का दिन सबसे पहले तो मेरे सभी वर्दीधारी साथियों के बलिदान, उनके साहस और उनकी सेवा को नमन करने का दिन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें बड़ी खुशी है कि पिछले 1 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन से, संरक्षण से, मार्गदर्शन से जो इस साल हमें पुलिस के बजट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में भी और पुलिस की कार्यकुशलता को सुधारने हेतु वाहनों में, भवनों में और अन्य चीज़ों के लिए जो हमें जिस तरह से हमें धनराशि उपलब्ध कराई गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 6 महीने में जब ये सारी चीज़ें धरातल पर साकार होंगी तो इसके आप जहाँ उत्तराखंड की जनता को, यहाँ की मीडिया को और यहाँ के सभी बुद्धिजीवियों को इसके मतलब सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, हमारे पुलिस के जवान बहुत ही विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनके आवास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस वर्ष के इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि उनके आवासों का निर्माण हो सके, अच्छे आवास उनको मिल सके। इसके साथ ही पौष्टिक आहार के लिए भी जो अभी तक मिलता था उसमें 100 रुपये की वृद्धि करने का भी, क्योंकि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम होता है तो अच्छा पौष्टिक आहार भी उनको मिलना चाहिए। और साथ ही 3500 रुपये की जो निरीक्षकों की और कार्यरत सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ता भी जो है हमने बढ़ाने का प्रावधान आगे के समय के लिए किया है। और 9000 फीट से ऊंचाई पर जो लोग काम करते हैं उनका भी 200 रुपये जो प्रतिदिन का उच्च तुंता भत्ता होता था उसको 300 रुपये करने का लिया है। और समय समय पर हमारे पुलिस अच्छा काम करे और उनके वेलफेयर के लिए, उनके परिवार के लिए हम पूरी सरकार
प्रतिबद्ध होकर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। आज के इस स्मृति दिवस पर जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और चलिए अगली खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां की अवैध हथियारों के साथ 2 की गिरफ्तारी हुई है। जहां पुलिस चेकिंग के अभियान के दौरान यह गिरफ्तारी हुई है। एक देशी तमंचा, एक बंदूक, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं आरोपियों के पास से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। हथियारों की सप्लाई की जांच पड़ताल की जा रही है। हल्द्वानी में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 लोगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। ये घटना चौकी लामा चौड़ क्षेत्र में हुई है, जहां पुलिस की टीम ने एक काले रंग की कार को संदिग्ध गतिविधियों के चलते रोका। कार की तलाशी के दौरान पुलिस ने कार से एक 12 बोर का देशी तमंचा, एक 12 बोर की बंदूक और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अनिल सिंह और सर्वेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने कार को भी सीज कर लिया है। इस अभियान में लामा चौड़ चौकी प्रभारी मनोज अधिकारी, एसओजी प्रभारी संजीत राठौर और अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने बताया कि 2 लोगों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही हथियार कहां से आए उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए जितने भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ समय समय पर अभियान चलाते रहे हैं। इसी क्रम में हमें कुछ लोगों की एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर कुछ लोग अवैध हथियार बेचने का काम करते हैं। इसमें एसओजी की टीम है, लोकल थाना पुलिस की टीम है एक्टिविटी हुई, और हमारी दोनों टीमों ने कल 2 अभियुक्तों को 2 अवैध हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से हथियार लाना और यहाँ नैनीताल जिले में बेचना पाया गया है। इनमें से 1-2 अभियुक्त हैं, उनका कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ जो है संज्ञान में है। इसमें भी जांच की जा रही है कि ये लोग किसके संरक्षण में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की, जहां निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज भगवान श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन को बद्रीनाथ पहुंचे, जहां के दर्शनों के बाद बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय और उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनका स्वागत कर भगवान का प्रसाद और अंगवस्त्र भी भेंट किया है। तो अब बात कर रहे हैं मसूरी की, जहां मसूरी के सर्वे ग्रास में उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जोत सिंह गुनुसोला ने 5 दिवसीय कॉस्को क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने आयोजक मंडल के कराए जा रहे प्रतियोगिता की सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से मसूरी और आसपास के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि बीसीसीआई भी उत्तराखंड में क्रिकेट के खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कई माध्यमों से प्रयास कर रही है और कॉस्को क्रिकेट को भी राष्ट्रीय स्तर पर शामिल करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा है कि मसूरी में खेल मैदान के अभाव से मसूरी और आसपास के खिलाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की अनदेखी के कारण भिलाड़ स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जबकि उनके कार्यकाल में उत्तराखंड खेल विभाग को निःशुल्क में भिलाड़ क्षेत्र में कई एकड़ भूमि खेल मैदान के लिए दी गई है, लेकिन 9 साल के बाद भी खेल विभाग खिलाड़ स्टेडियम का निर्माण नहीं करा पाया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला आयोजन जो पिछले साल किया गया था, उसी की जो उन्होंने द्वितीय क्रिकेट आयोजन किया जा रहा है द्वितीय वर्ष, तो मैं सर्वप्रथम तो इन पूरे क्षेत्रवासियों और विशेषकर कोल्टी ग्राम सभा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में मैदान न होने के कारण सिर्फ मसूरी में सर्वे ग्राउंड को चुना है। तो ये अभाव हमारे पूरे क्षेत्र में है क्रिकेट ग्राउंड का,
या अन्य खेल जो भी होंगे, अब खेलों पे माननीय मुख्यमंत्री, क्रिकेट हो या अन्य फुटबॉल, कबड्डी, नेशनल एथलेटिक्स जो भी कोई होता है उसके लिए ग्राउंड होना जरूरी है, इससे क्योंकि जो हमारी प्रतिभाएं उभर के आएगी वो आगे जरूर पार्टिसिपेट। कोल्टी मवाना की जो ये क्रिकेट के जो आयोजक साथी हैं, समिति है, उनके सभी पदाधिकारियों को मैं बधाई देता हूं कि ये उनका दूसरा प्रयास है, दूसरा साल है और कॉस्को बॉल का जो है यहाँ पर इन्होंने एक आयोजन किया है और लगभग 5 दिन चलने वाला ये आयोजन सफल हो, इसकी हम कामना करते हैं। और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला है खेलने का, तो बच्चे अपने हुनर का जो है यहाँ पर अवश्य जो है जलवा दिखाएं। और ये कॉस्को का भी जो है ये चलते चलते जो है नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसका रिकॉग्निशन बन रहा है। अभी जो बीसीसीआई है उसने इसको रिकॉग्निशन नहीं दिया है, लेकिन पैरेलल जो है ये इंटरनेशनल लेवल तक जा चुकी है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और उधम सिंह नगर से खबर आ रही है, जहां की पुलिस को फायरिंग की झूठी सूचना देना एक युवक को महंगा पड़ गया। जी हां, यहां फायरिंग की सूचना पर आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो मामला फर्जी निकला, जिस पर पुलिस ने सूचना देने वाले को हिरासत में लिया और रात भर हवालात में बैठाने के बाद सुबह जब युवक का नशा उतरा तो उसने पुलिस को जुर्माना देकर जान छुड़ाई है। पुलिस के अनुसार मूल रूप से सतपुरा संभल उत्तर प्रदेश के निवासी शशांक त्यागी ने बीते शनिवार देर रात पुलिस को सूचना दी कि दक्ष चौक के पास फायरिंग हुई है। क्षेत्र में फायरिंग की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की जांच में फायरिंग की सूचना फर्जी निकली, जिस पर पुलिस ने पूछताछ के लिए शशांक त्यागी को हिरासत में ले लिया। वहीं एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। आरोपी शराब के नशे में धुत था। फर्जी सूचना देने के आरोप में आरोपी पर 5,000 रुपए का जुर्माने की कार्रवाई की गई। इसमें एक व्यक्ति द्वारा कल 112 के माध्यम से सूचना दी गई, थाना ट्रांजिट कैंप पे वो सूचना लैंड हुई कि वहां पर कुछ लोगों ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी है। बट जब उस घटना को वेरीफाई किया गया उसके सीडीआर के माध्यम से, आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, तो वो घटना फर्जी पाई गई और उसी के आधार पर उस व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस एक्ट के सुसंगत धारा के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। और ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि पुलिस को झूठी सूचना देना किसी अपराध के बारे में एक दंडनीय अपराध है और जो आगे भी पुलिस को झूठी सूचना देगा या भ्रामक सूचना देगा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए बात करें उधम सिंह नगर की, जहां की नशे की खेप के साथ 3 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। 3 करोड़ की 1 किलो 58 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। वाहनों की चेकिंग अभियान के चलते ये गिरफ्तारी हुई, जहां पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई भी जारी है। बता दें खबर उधम सिंह नगर से, जहां पुल भट्टा थाना पुलिस ने नशे की खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3 करोड़ की स्मैक बरामद हुई है। आरोपियों से टीम ने 1 किलो 58 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसी के साथ आरोपियों के खिलाफ थाना पुल भट्टा थाना में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कल देर रात थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त करते हुए वाहनों की चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी शंकर फॉर्म कट के पास एक कार में 3 संदिग्ध युवक दिखाई पड़े। शक होने पर जब टीम ने कार और युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि स्मैक फतेहगंज पश्चिमी निवासी रफाकत फतेहगंज पश्चिमी बरेली से लाकर सितारगंज में देने थे। पूछताछ में कुछ नामों का खुलासा भी हुआ है, जिनके संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये पुलभट्टा एसओ और उनके चौकी इंचार्ज पंकज और उनकी टीम के द्वारा 1 किलोग्राम स्मैक कल पकड़ी गई, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए। उनके द्वारा पहले भी ये स्मैक के तस्करी का काम उधम सिंह नगर में किया गया है। इसकी बहुत दिनों से सूचना थी।
कुछ दिन पहले ही इसकी पुख्ता सूचना जब प्राप्त हुई तो टीम लगाई गई, उनकी एक्टिविटी को वॉच किया गया, जिसमें ये पता चला कि फतेहगढ़ बरेली का रहने वाला एक व्यक्ति सानू, वो स्मैक की एक बड़ी भारी मात्रा लेकर उधम सिंह नगर आ रहा है और उसे खरीदने वाले वही लोग जो आइडेंटिफाई किए गए थे, खुर्शीद और उसकी पत्नी आसमा, इन दोनों लोगों को जो हमारी टीम के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, इनके पीछे भी हमने अपने आदमी लगा रखे थे। चलिए और फिर खबर उधम सिंह नगर से, जहां की जनपद के किच्चा कोतवाली क्षेत्र में अधेड़ की हत्या कर उसके शव को सब्जी के खेत में फेंक दिया गया। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम चरण सिंह है, जो किच्चा का रहने वाला बताया जा रहा है। इस दौरान मृतक के सिर पर चोट के निशान है और चेहरे को भी कुचला गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं एसपी सिटी मनोज कात्याल ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये बेसिकली एक चरणजीत नाम के व्यक्ति हैं जो कि एक खेत पर काम करते थे, वहाँ पर सब्जियां उगाई जाती थी, उन पर रखवाली ये करते थे। तो उनकी मृत्यु की सूचना हमें मिली थी, तो घटनास्थल का हमने निरीक्षण किया था, सीओ साहब ने भी किया था। उसमें चेहरे पर उनके काफ़ी खुली चोटें थी। उसका पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई उसमें की जा रही है और उसमें जो है हमें कुछ और भी जानकारियाँ मिली हैं और प्रकरण जो है प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, तो हम उसके हिसाब से उसमें अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस घटना का अनावरण कर लेंगे। अगली खबर पौड़ी से आ रही है, जहां की पौड़ी व्यापार सभा की पहल पर पौड़ी के रामलीला ग्राउंड में संडे मार्केट की शुरुआत की गई। संडे मार्केट की शुरुआत स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने रिबन काटकर की। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत, आह्वान संस्था की अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी भी रही। व्यापार सभा की ओर से शहर में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सस्ती दरों पर ग्राहकों को सामान उपलब्ध करवाने के लिए संडे मार्केट की शुरुआत की गई है, जिसमें कई प्रकार के सामान सस्ती दरों पर एक ही जगह ग्राहकों को उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारियों ने कई स्टॉल लगाए हैं। संडे मार्केट के शुभारंभ अवसर पर व्यापार सभा अध्यक्ष विनय शर्मा ने कहा कि संडे मार्केट लगने से शहर की व्यापारिक गतिविधियों में इजाफा होगा। तो वहीं विधायक राजकुमार पोरी इसी व्यापार सभा की एक अच्छी पहल बताया गया है। कहा उन्होंने कि इससे रविवार को मुख्यालय में देखा जाने वाला सनापन दूर होगा, इसी के सूनापन दूर हो जाएगा और व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ लोगों की चहल पहल भी बढ़ेगी। उन्होंने इस दौरान व्यापार सभा के किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। इस मौके पर व्यापार सभा सचिव देवेंद्र रावत, कोषाध्यक्ष दिलबर सिंह भंडारी समेत कई लोग भी मौजूद रहे। वाकई व्यापार सभा के द्वारा जो ये आयोजन किया गया है संडे मार्केट का, ये बहुत ठोस कदम है पौड़ी के लिहाज से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पौड़ी को इसकी जरूरत भी थी और निश्चित रूप से जब परिवर्तन होता है, एक नई सोच आती है, तो उस सोच का ये पहला उदाहरण है कि आज जो है हमारे व्यापार सभा में जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं श्रीमान विनय शर्मा जी, उन्होंने जो है एक नई सोच के साथ उनकी पूरी टीम ने जो ये आयोजन किया है, ये काबिले तारीफ है और मैं उनको भविष्य की शुभकामनाएं पेश करता हूं। निश्चित रूप से इस तरह की सोच और इस तरह की पहल जो है पौड़ी को एक नया मुकाम देगी और पौड़ी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कहा एक जो ऑनलाइन सामान के बारे में बात करी है, मैं पौड़ी की समस्त जनता से और यहाँ के व्यापारी बंधुओं सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन सामान पे निश्चित रूप से लगाम लगनी चाहिए। भाई हमारे जो हमारी पहाड़ की मूल भावना है, हमारे यहाँ जो है स्वरोजगार के संसाधन भी हैं, लघु उद्योग हम लोग कर सकते हैं और हमारे लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, बेरोजगारों को जो है जिस तरह से हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है रोजगार की, स्वरोजगार की। ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम व्यापारिक संगठन के द्वारा यहाँ पर लिया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण एक पौड़ी के लिए कार्यक्रम बना है और वास्तव में इस तरह का ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, इनके माध्यम से हमारे लोगों को जो है बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा
ताकि हम अपने जो घरेलू उत्पाद भी हैं और अपने दुकानों के जो सामान हमारे पास रुक जाते हैं तो उनको भी निकालने का एक अवसर मिलता है और सस्ते दामों पर लोगों को अच्छा सामान मिलने का एक प्लेटफॉर्म सभी को मिल जाता है। आज जो हमारे कई व्यापारी लोग ये चाह रहे थे कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले। चलिए खबर देहरादून से आ रही है, जहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से लाल कुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कैची धाम के आशीर्वाद से लाल कुआं से बांद्रा के बीच ट्रेन संचालन का सपना पूरा हुआ है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के संचालन से रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, वडोदरा, सूरत जैसे रेलवे स्टेशन से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल कुआं बांद्रा रेल सेवा शुरू होने से बाबा कैची धाम, जागेश्वर और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का एक बेहतर विकल्प मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर हैं। आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में वंदे भारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेन रेल नेटवर्क का हिस्सा बनी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का सपना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनने के साथ ही पूरा हो गया है। नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से आज लाल कुआं से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से जिनका घर है। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।